हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो करने वाले हैं समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सेशन के लिए। और बात करते हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना चक्र आप लोग बनाते होंगे, क्योंकि घटना चक्र में बीपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबको इकट्ठा करके पूछा गया है, यानी कि उसमें इकट्ठा करके सजा दिया गया है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा, और आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसके बारे में हम लोग मतलब समझिए बारी बारी से करेंगे। और ये घटना चक्र का जो मतलब प्रश्न पूछा गया है और जितने भी मतलब प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी में, हम उसका डिस्कशन लेकर के आए हैं। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको ज़रूर समझिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे और आप पढ़ रहे होंगे भी, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे तो एक नज़र से इससे ये आपको खुद पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार ज़रूर तैयारी करने के पहले इसका स्टडी कर ले, ताकि प्रश्न आपकी नज़र में अगर आ जाता है तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत के क्रम में देखा जाए तो इस सेशन का पहला जो प्रश्न है, देखिए प्राचीन भारत हम शुरुआत की स्टार्ट किए हैं और इस स्टार्टिंग में लगभग 3-4 एपिसोड हो जाएगा और फुल डिस्कशन हम करा देंगे, ताकि लगेगा कि मतलब समझिए कि प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इससे अगल बगल में आता है तो। ठीक है, और आप भी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी का अध्ययन कर लीजिए एक बार। अभी टाइम तो नहीं है, तो अगर आपके पास किरण गाइड है तो सबसे बेहतर होगा, आप एक बार अच्छा से स्टडी कर लीजिए, उससे भी बहुत सारे प्रश्न पकड़े जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या है प्रश्न? कहता है कि भारत में पशुपालन का क्या चीज़ का, देखिए भारत में पशुपालन का और कृषि का क्या प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। अगर मेहरगढ़ की बात कर दिया जाए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और भी बताते हैं, ये तो आपको दे दिया प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन अगर नई खोजों की बात कर दिया जाए, नए रिसर्च की बात कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है लहुरा देव, जिसका नाम है लहुरा मतलब एक मिनट, लहुरा देव एक स्थान हो जाएगा वहाँ पे, लहुरा देव। लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव से अगर मानते हैं आपके इस ऑप्शन में अगर लहुरा देव भी अगर डाल दे तो आपका आंसर लहुरा देव ही होगा। ठीक है, लहुरा देव ही होगा। अगर बात कर दिया जाए कि इस मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अगर मान लें प्राचीनतम अगर चावल का साक्ष्य अगर कह दिया जाए, चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये देखिए चावल की अगर बात कर दी जाए तो ये हो जाएगा कोल्डिहुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल्डिहुआ हो जाएगा। और कोल्डिहुआ भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोल्डिहुआ भी है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो चावल का जो मैंने साक्ष्य आपको बताया था, तो चावल के साक्ष्य की अगर प्राप्ति कोल्डिहुआ में होती है जो उत्तर प्रदेश में है, तो इसका काल इतिहासकारों ने लगभग 6000 बीसी बताया है। क्या बताया है? 6000 बीसी बताया है। और कोल्डिहुआ की अगर बात कर दी जाए तो कोल्डिहुआ आपको इलाहाबाद में हो जाएगा। अगर कोल्डिहुआ की बात कर दी जाए कोल्डिहुआ की, तो कोल्डिहुआ कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद हो जाएगा, प्रयागराज, ओके, यहाँ पे हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और भी फैक्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए आदमगढ़ और बागौर की बात कर दिया जाए, जैसे आदमगढ़ और बागौर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे देख लीजिए आदमगढ़ और बागौर की बात करते हैं। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ और बागौर की बात करते हैं, बागौर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आदमगढ़ बागौर की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन का, किस चीज़ का? तो यहाँ पे देखिए पशुपालन का कौन सा? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको आदमगढ़ और बागौर से मिलता है। पूछा जाता है कि बागौर कहाँ पे है, तो बागौर की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आदमगढ़ की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ हो जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। कहता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो प्रयागराज या इलाहाबाद के कोल्डिहुआ से मिलता है। इतिहासकारों ने लगभग 6000 बीसी की बात कर दिया। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए कि सबसे पुराना कृषि का प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। और मेहरगढ़ की स्थिति की अगर बात कर दिया जाए तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में हो जाएगा। अगर नई खोजों की बात कर दिया जाए, नए रिसर्च की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? लहुरा देव हो जाएगा। और लहुरा देव आपको कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पूछता है कि प्राचीनतम
सबसे प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य आपको कहाँ पे मिला है? तो देखिए आदमगढ़ और बागौर में। कहाँ पे मिलेगा? आदमगढ़ और बागौर में। पूछ देता है कि भाई बागौर कहाँ पे है, तो राजस्थान में। आदमगढ़ की बात कर दिया जाए तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और बात कर दिया जाए कि पशुपालन की साक्ष्य की प्राप्ति लगभग कब हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 5000 BC की बात हो जाता है। क्या हो जाता है? 5000 BC की बात हो जाता है। और ये अगर काल की बात कर दिया तो मध्य पूरा पाषाण काल की स्थिति दिखा रही है। क्या दिखा रही है? देखिए मध्य पूरा पाषाण काल की स्थिति दिखा रही है, ठीक है। देखिए हम पूरा डिटेल्स तो नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि डिटेल्स में आपको आपके मेरे सब्जेक्ट में जब आएंगे वहाँ पे क्लास देखेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसा देख लीजिए जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पूछने की संभावना पूरा बनेगा, ठीक है। ये डिस्कशन प्रश्नों का है, उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। और ये चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं यहाँ से। एक देखिएगा हमारे बिहार में एक चिरांद जगह है, चिरांद, ठीक है। हमारे बिहार में चिरांद एक जगह है और चिरांद की अगर बात कर दिया जाए तो यह नौपशानिक स्थल है। कौन सा साइट है? नौपशानिक स्थल है। चिरांद कहाँ है? तो चिरांद हो जाएगा आपको बिहार में हो जाएगा, ठीक है, सारण के जगह पे मिलता है। और ये नौपशानिक स्थल है। कौन सा है? नौपशानिक स्थल है। और नौपशानिक स्थल से आपको पता है क्या मिलता है? यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हड्डियों का उपकरण मिलता है। ये पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? हड्डियों की प्राप्ति होती है। हड्डियों का जो उपकरण है ना, उपकरण, उसी के बारे में यहाँ पे पूछता है कि सर्वाधिक हड्डियों का उपकरण बिहार के किस स्थल से नौपशानिक स्थल मिला है, तो यही हो जाएगा, चिरांद हो जाता है। क्या हो जाएगा? चिरांद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आपका डिस्कशन था। आइए हम लोग फिर से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आप प्राचीन भारत को आप पढ़ते हैं, जैसे मानिए जाए अगर BPSC दे रहे हैं या दरोगा दे रहे हैं या बिहार का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे, देखिए इतिहास से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो किसी भी कंपटीशन के लिए हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे UPSC के लिए हो। अगर UPSC में देखेंगे तो इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। अगर BPSC की बात कर दिया जाए तो BPSC में भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर दारोगा की बात करें तो दारोगा में भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। यानी कि 3-4 सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करिए कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आ जाए और आपका रिजल्ट भी हो। और ये तब आता है जब आप गहन अध्ययन करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, याद रखिएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हर समय का आपको कीमत देना पड़ेगा। यही 1 साल, यही 2-3 महीने की तैयारी आपके BPSC में रिजल्ट दिलाएगी। यही 3-4 महीने की तैयारी अगर टीचर का मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचर का भी रिजल्ट दिलाएगा। और यही तैयारी आपकी, देखिए आपका मेहनत, ये भाग और भरोसा कुछ भी नहीं होता। भाग और भगवान पे भरोसा मत करिए, ये कुछ भी नहीं देता। कर्म जो आप करेंगे ना, मेहनत जितना करेंगे, यही सब चीज़ें आपके साथ जुड़ता है और यही आपको परिणाम बेहतर बनाता है, बड़ी सुखद परिणाम देता है। तो अपनी ताकत पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। यही चीज़ें आपको कुछ भी जीतने के लिए मतलब बना देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि कैल्कोलिथिक यानी कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ताम्र पाषाणिक युग। देखिए कभी कभी आंसर में और क्वेश्चन में भी फर्क ज़्यादा नहीं होता, उससे अगर कलेक्ट करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने की, देखिए कभी कभी मेंस की बात होता है तो जोड़ने की बात होती है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपको ये लगता है कि हमें अपना दिमाग ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि हम इतने मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको दिमाग मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होता। एक मतलब सोचने वाली बात है। एक बात बताइए, आपके इस दिमाग को विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और आप अपने आप में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि यही दिमाग आपको परेशान करता है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं ये वजह है। जैसे मानते हैं कि इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को उससे जोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर जोड़ नहीं पा रहे हैं तो समझिए कि मुश्किल है। अगर मानते हैं हम किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो हमें बड़ा प्रेम अंदर से उमड़ता है, हमारी नींद गायब हो जाती है, हमारा चैन गायब हो जाता है और हमारी आंखों की जो ये कहते हैं कि अनेकों ख्वाब जो होते हैं मन में उधरने लगते हैं। तो यही चीज़ें हम अगर किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ते हैं या किसी भी इंसान से जुड़ते हैं तो कम से कम ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि आपके दिमाग आपके कंट्रोल में हो, तब जा कर के आप मेहनत कम से कम सकारात्मक करेंगे।
तो चलिए ये होता है कैलकुलेटिव युग की बात कर दिया जाए तो देखिए ताम्र पाषाण की बात होता है। ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा होता है। ताम का मतलब क्या होता है? तांबा होता है। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। पाषाण का मतलब क्या हो जाता है? पत्थर हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है ताम्र पाषाण की बात हो गया। देखिए मानव ने सबसे पहले किससे मतलब बात किया जाए तो किसका प्रयोग किया था? तो सबसे पहला अगर बात कर दिया तो मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया गया। अगर बात कर दिया कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे अपना पालतू जानवर बनाया तो पालतू जानवरों की बात कर दिया जाए तो किसको बनाया? कुत्ता को बनाया, ठीक है, कुत्ता को बनाया था। अब थोड़ा सा और आगे इसमें से देख लेते हैं, ताम्र पाषाण के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ताम्र पाषाण के बारे में अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो ये देखिएगा ताम्र पाषाण काल में, अच्छा चलिए हम लिख ही देते हैं। ताम्र पाषाण की बात करते हैं तो मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। और ये तांबा की अगर बात कर दिया है तो 5000 बीसी की बात है, जो कहा जाता है, इतिहासकारों ने ये कहा कि मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। और ये उस समय का काल था 5000 क्या था? बीसी का काल था, ठीक है, बीसी का काल था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित ही कहता है कि ये ताम्र जो पाषाण है, ताम्र जो पाषाण है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर दी जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता थी। लेकिन अगर ताम्र पाषाण सभ्यता की बात कर दी जाए तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? यह एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता में कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में ताम्र पाषाण युगीन मतलब जो ग्रामीण अवस्था और व्यवस्था की जो बात की उसमें कहा गया कि सबसे बड़े बड़े गाँव ग्राम जो है, गाँव जो है यहीं पर दिखाई दिया। किसमें? तो ताम्र पाषाण की बात अगर ताम्र पाषाण में, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात कर दे तो यहाँ पे अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे लोग मातृ पूजा करते थे। यहाँ पे लोग मातृ पूजा करते थे। ताम्र पाषाण के लोग क्या करते थे? मातृ पूजा करते थे। जैसे में अगर बात कर दी जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या समाज की बात कर दिए तो समाज कैसा था? तो समाज की अगर बात करें तो वहाँ पे मातृ प्रधान समाज थी। और जहाँ पे माता बहनों को पूजा जाता हो, सोचिए वहाँ का समाज कितना डेवलप होगा। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे जो समाज था, इसका समाज जो था ये क्या था? मातृ प्रधान समाज था। मातृ पूजा होती थी यहाँ पे। अगर बात करें प्रतीक के रूप में तो यहाँ पे देखिएगा वृषल की पूजा होती है। यहाँ पे वृषल की पूजा प्रतीक के रूप में, यहाँ पे धार्मिक प्रतीक के रूप में वृषल को माना जाता है। चलिए 1-2 पॉइंट और भी देखते हैं हम लोग। कहा जाता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि सर्वप्रथम यानी कि चित्रित मृदभांड का यानी कि चित्रित जो है मृदभांड का क्या किया गया? प्रयोग किया गया है, ठीक है। कहा जाता है कि ताम्र पाषाण युग में, ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया गया। किसका? चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चाकों पर अगर बात कर दी जाए कि चाकू पर मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी का बर्तन होता है। कहा जाता है कि चाकू पर, कहा जाता है किस पे? चाकू पर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बात किया जाती है चाकू पर क्या हो जाता है? चाकू पर काले व लाल मृदभांड बनाए जाते थे। काले एवं, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं, काले एवं लाल मृदभांड जो है, लाल मृदभांड इसका निर्माण होता था, ये लोग बनाते थे, ठीक है। और सबसे पहले अगर बात कर दिया तो चित्रित मृदभांड का प्रयोग करने वाला कौन सा है? तो ये ताम्र पाषाणिक समाज के लोग हैं, ठीक है, ताम्र पाषाणिक समाज के लोग हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कर दे तो वहाँ पर रेड यानी कि लाल मृदभांड का वहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए आ भी गया। कहता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किसका प्रयोग हुआ था? तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखिए जब ये लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे तो इसमें कुछ मतलब समझिए कि कुछ रेवड़ी ऐसे चीज़ होता था या कुछ रेत की बात कर दिया तो रेत लगा करके इसका निर्माण करते थे। और जब ये लोग आग में पकाते थे इस मिट्टी को, मतलब इस मृदभांड को ये लोग पकाते थे तो देखिएगा ऑलरेडी मतलब भूरा कलर का ये निकलता था। लेकिन अगर देखा जाए अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले ये जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको लाल रंग से रंग देते थे और नीचे वालों को काले रंग से क्या करते थे? रंग देते थे, ठीक है। तो उसने क्या किया? समानतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो यहाँ पे देखिएगा
किसका हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता की मतलब विशेषताओं में मिट्टी के मृदभांड के बारे में पूछा गया। चलिए यहाँ पे और भी देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? चौथा क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ेगा? आदि ऐतिहासिक काल है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे लिपियाँ प्राप्त हुई। लोग लेखन कला जरूर जानते थे, लेकिन कहा जाता है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अपठनीय होने के कारण इसे क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल को बहुत सारे कालों के नाम से जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता में आता है। हड़प्पा सभ्यता, देखिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी के अगर नाम पूछा जाए तो सिंधु घाटी का नाम किसने रखा? तो मार्शल ने रखा। अगर बात करें कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है इस सभ्यता को। अगर बात कर दे इससे और आगे बढ़ के तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। इतनी सारी सभ्यताओं से इसको क्या किया गया? संबोधित किया गया, ठीक है। इतने सारे नामों से संबोधित किया गया। गर्मी भी बहुत है, आइए थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात कर दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में जितने स्थल आपको हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रहा सवाल कि हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, जिसके लिए वो जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता, जैसे नगर नियोजन की बात कर दिया जाए, जैसे जल निकासी प्रणाली की आधुनिक जो तकनीक थी जो हमारे आज भी भारत में नहीं पाया जाता, वो सारी की सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्थल से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? मोहनजोदड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो देखते हैं। और मोहनजोदड़ो से आपको पता है क्या प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से आप देखिएगा स्नानागार की प्राप्ति होती है। क्या मिलती है यहाँ पे देखिएगा स्नानागार की प्राप्ति होती है। स्नानागार की प्राप्ति यहीं से होती है, और ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर दिया जाए तो यहीं से अन्नागार की प्राप्ति होती है। यहीं से अन्नागार की प्राप्ति होती है। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ? यहाँ से स्नानागार और अन्नागार की प्राप्ति हुई। और देखते हैं स्नानागार में अगर आप नदियों में नहाने के लिए जाते हैं तो सीढ़ी बना हुआ है, और उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो पक्की ईंटों की बनी गई है। क्या? पक्की ईंटों से निर्मित है। किससे बनी है? पक्की ईंटों से निर्मित है, ठीक है। पक्की क्या हो जाएगा? मतलब पक्की जो मिट्टी है उससे आपको निर्मित यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो सड़क की बात यहाँ पे होती है, थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि जानना ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे सड़क की बात कर दिया जाए, यहाँ पे सड़क की बात, तो देखिएगा सड़क यहाँ का जो दिशा है ना, उत्तर से मतलब दक्षिण की ओर जाता है। जैसे मानते हैं कि ये हमारा उत्तर हो गया, तो उत्तर से कहाँ जाएगा? दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका एक डायरेक्शन है। वो जो सड़कें जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, और पता है समकोण पे काटती है। इसको कहाँ पे काटती है? समकोण पे काटती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सड़कें हैं यहाँ पे, ये क्या करेगी? समकोण पे काटेगी, ठीक है, समकोण पे काटेगी। चलिए यहाँ पे और भी देख लेते हैं। तो सड़क की बात हो गया, यहाँ पे क्या करेगी? समकोण पे काटेगी एक दूसरे को, ठीक है। और ये देख यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ये जो सड़क का जो है जो समकोण पे काटने वाली बात है ना, ये पूरे मतलब सभ्यताओं में और संस्कृतियों में, प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता इस चीज़ के मामले में अद्वितीय स्थान रखता है। क्या स्थान रखता है? अद्वितीय स्थान, मतलब अनुपम स्थान रखता है। इसके जैसा किसी भी सभ्यता में आपको देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर विशेषता, नगर नियोजन को हम लोग पढ़ते हैं, अगर मेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाता है नगर नियोजन पढ़ा जाता है और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कहा जाता है। बात हमने किया हड़प्पा सभ्यता का। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है कि नहीं कि संस्कृति का पतन होता है, तो बात यहाँ पे हो रही है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। देखिएगा हड़प्पा संस्कृति का पतन प्रश्न कभी नहीं पूछता। हड़प्पा सभ्यता की बात होता है, तो सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है, अंतर होता है, ओके ना। चलिए, तो ये सड़क की बात कर लिया हम लोगों ने। अद्वितीय स्थान मतलब यहाँ पे होता है। अगर देखते हैं हम लोग सड़क, अगर आप लोग दिल्ली मुंबई में गए होंगे तो सड़क को जानते हैं पत्थर से मतलब समझिए कि ढक दिया जाता है। वैसी व्यवस्था थी हड़प्पा में, पत्थर से और ईंटों के बना हुआ जो क्षेत्र मतलब सामग्री था उससे मूरी क्या किया जाता है? सड़कों को ढक दिया जाता है ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बना हुआ था मोहनजोदड़ो की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे घरों में
घरों में पता है मोरिया बनी हुई थी, मोरिया एकदम पतला मोरिया जो थी, मोरिया बनी हुई थी। और ये मोरिया मुख जो मोरी था, जो नाली था, उससे मिलता था। क्या था? मुख। अगर मुख जो नाली की बात कर दिया जाए तो मुख नाली से ये क्या करता था? मिलता था। और ये मुख नाली सीधे सीधे एक बड़े नदियों में जाकर के मतलब विलीन हो जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी घरों की मतलब देखा जाए व्यवस्था तो, ठीक है। और यहाँ पे और भी देखते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से, लिख लेते हैं, मोहनजोदड़ो से पता है जल निकासी प्रणाली का अद्भुत मतलब आपको मिलेगा। जल निकासी जो प्रणाली है उसका अद्भुत यहाँ पे समझिए कि ज्ञान मिलता है। ये यहाँ पे जल निकासी जो प्रणाली है उसका अद्भुत साक्ष्य मिलता है। उसका अद्भुत साक्ष्य आपको मिलता है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से अगर बात कर दिया जाए तो कालीबंगा के घरों में, हर घरों में, अगर कालीबंगा के घरों की बात कर दी जाए तो वहाँ के हर घरों में कुएं का साक्ष्य है। वहाँ कुएं का मतलब प्रमाण मिलता है कि कहाँ से? कालीबंगा से। ये सब प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको करा दूँ। कालीबंगा में हर घरों से क्या मिलते हैं? कुएं की प्राप्ति मिलती है। शॉर्ट में ही लिख लीजिए, हर घर में क्या मिलती है? कुओं की प्राप्ति यहाँ पे मिलती है। मोहनजोदड़ो देख लिया। अगर बात कर दी जाए हम लोग ईंटों का आकार कैसा था, तो पूछा भी जाता है कि ईंटों का आकार कैसा था, तो आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईंटों का आकार क्या होता है? ईंट के आकार बस आयताकार, ऐसे ही जैसे आज के वर्तमान में हम लोग देखते हैं, आयताकार हो जाएगा। अगर इसके अनुपात की बात कर दिया तो 4:2:1 हो जाएगा। यानी कि देखिए अनुपात की अगर बात कर दी जाए, यहीं पे देख लीजिए, अगर अनुपात की बात यहाँ पे देखें, अनुपात की बात, तो यहाँ पे देखिए 4:2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन रहा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसको अच्छा से आप लोग बनाइए, आप भी बनाइए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ हम कहाँ से छोड़ रहे हैं, कहाँ नहीं आ पा रहा है। अगर आपको गलती हो जाए किसी भी टॉपिक से, जैसे मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार उसका रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तभी जा कर के आपका क्या होगा? आंसर अच्छा बनेगा। ज़रूरी है कि आप जितना रिवाइज करें। अभी का क्या टाइम है? नेक्स्ट मंथ सितंबर में एग्ज़ाम है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तभी आपका स्कोर आएगा। अब पढ़ने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए पढ़िए, ठीक है। स्कोर बढ़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपका आना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट कब आएगा? बहुत ज़्यादा अध्ययन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। MCQ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे हमारे यहाँ है कि MCQ भी चल रहा है, हम करंट अफेयर्स का भी MCQ देने वाले हैं और दे ही रहे हैं। सुबह में 5 बजे जो करंट अफेयर है कोशिश करते हैं उसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें कराया जाए, और डेली का डेली भी हो जाता है। और अभी तुरंत हम लेकर के आने वाले हैं 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है, और अलग से टोटल बिहार का करंट अफेयर्स भी लेकर के हम आने वाले हैं। और जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, खेल है, पुरस्कार, सबको बारी बारी से हम लेकर के तुरंत हम कराने वाले। एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ें हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम ये प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए पूछ भी दिया। अगर आप यूपीएससी में देखिएगा तो यूपीएससी में पहले बहुत प्रश्न पूछता था कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में वर्णन करें, हड़प्पा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तो हड़प्पा सभ्यता को बड़ी करीब से समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। देखिए दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, कितने % चीज़ों को आप जानते हैं वहाँ से? यूट्यूब देखना, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, है ना। कभी कभी हो सकता है आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल देते होंगे या बस यही सब देखते होंगे। बाकी बहुत सारा फंक्शन है जो कितने % फंक्शन के बारे में जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि लोग लगभग मतलब 95% के अराउंड में लोग 10% से कहीं ज़्यादा मोबाइल की मतलब जो उसमें फंक्शन है उसके बारे में जानते होंगे। पता है इससे कहीं ज़्यादा आपके ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होता है। आप अपने दिमागों का इस्तेमाल करिए। जैसे होता है ना कि साधारण तरीके से पढ़ा मत करिए। साधारण तरीके से कहने का मतलब है कि आराम से बैठ गए हैं, लेट गए हैं और पढ़ रहे हैं, उससे आपके दिमाग हरकत में नहीं आएगा। हरकत में तब आएगा जब आप पढ़ने के बाद लिखते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखिए आपका दिमाग आपकी हरकत में आ जाता है। तब ये कहता है कि नहीं हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आप सोल्यूशन अच्छा कर रहे हैं, अगर बना रहे हैं बढ़िया से, तब वहाँ पे सेटिस्फाइड मिलता है, अच्छा मैंने पढ़ा था, उसी का नतीजा है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो जितना मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा उतना ही मिलेगा।
साइंस भी कहता है कि लोग अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल लगभग 10% भी करें, लगभग 10% भी अगर इस्तेमाल करता है तो दुनिया का किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। खासकर गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वालों का होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, सही दिशा नहीं है, गाइडलाइंस सही नहीं है, किताबें सही नहीं है, सही समझिए कि आपके पास सोर्स नहीं है, तो आदमी भटकता रहता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या यहाँ पे पूछा गया, सिंधु घाटी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। क्या हो जाता है, इसका ए आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। एक चीज़ और भी देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ पूरी दुनिया में और भी सभ्यता ही शुरुआत हुआ था, लेकिन जो सभ्यता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो सभ्यता आपको हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं में आपको दिखेगा, वो दुनिया के किसी भी सभ्यताओं में शुमार होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे मानते हैं यहाँ के नगर नियोजन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं तो देखिएगा इसी नगर नियोजन से ही संबंधित जो इसकी विशेषता थी, इसी विशेषता से ही प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का विशेषता जो अगर आप कर लेते हैं, अगर ये स्थल आप कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर एकदम ग्रांटेड है कि पूछा ही पूछा जाता है। और देखिए विशेषता से प्रश्न पूछा गया तो यह क्या कहता है कि पक्की ईंट से बनी इमारत इसकी क्या थी, विशेषता थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जैसे मानते हैं कि पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल होता था और हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों का भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अगर ईंटों की बात कर दी जाए तो ईंटों की यहाँ पे अगर ईंटों की बात कर दी जाए तो देखिएगा कालीबंगा में एक जगह से ईंट मिले हैं जो बहुत ही अलंकृत है, बहुत ही सजा धजा के, अलंकृत कहने का मतलब है श्रृंगारिक तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है। और बात कर दिया जाए कि ईंटों का आकार कैसा है तो आयताकार है, और बात कर दिया कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा तो 4:2:1 हो जाता है। ठीक है, और पक्की ईंटों से निर्माण गलियों में होता है, नालियों में होता है, अन्नागारों में होता है, स्नानागारों में होता है, सड़कों के निर्माण में भी होता है पक्की ईंटों का इस्तेमाल। और पक्की ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और पक्की ईंटों का निर्माण ही नहीं बल्कि यहाँ पे कभी कभी आपको कच्ची ईंटों से बने हुए इमारत और कच्ची ईंटों से कुछ प्रयोग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम रोल देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा एक हड़प्पा का क्या है तो बंदरगाह है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ये 6 क्या कहता है कि कौन सा एक हड़प्पा का क्या है बंदरगाह है, आंसर क्या हो जाएगा लोथल हो जाएगा। लोथल, तो लोथल की अगर बात करें तो लोथल वर्तमान में कहाँ मिलेगा, ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, वर्तमान के लोथल गुजरात में है, और लोथल जो होगा भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, और पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि लोथल किस नदी, लोथल में क्या मिला है तो ये लोथल बंदरगाह मिला है, बंदरगाह याद रहना चाहिए। और ये देखिए ये गुजरात में अभी अवस्थिति की बात की जाए तो गुजरात में हो जाएगा। अगर बात कर दिया किस नदी के किनारे बसा है तो ये आपको भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे बात कर दिया है कि इसकी खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, किसका तो लोथल का खोज किसने किया था तो डॉक्टर SR राव ने किया था। किसने किया था तो डॉक्टर SR किसने किया था, राव ने किया था, SR राव ने किया था। ठीक है, डॉक्टर SR राव ने किया था। कब किया था इसका खोज की अगर बात की कब किया था तो 1957 में किया था। कब किया था 1957 में किया था। ठीक है, देखिएगा यहाँ से एक हड़प्पा बंदरगाह मिला है, कहाँ से तो लोथल से, और लोथल कहाँ पे गुजरात में, और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज की अगर बात किया SR राव ने किया, कब किया 1957 में किया। थोड़ा सा और भी डिटेल्स में जान लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगला हम लोग कड़े इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्राप्ति हुआ है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा तो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल है यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट मिलते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लोथल, अगर लोथल की बात कर दिया जाए यहाँ पे लोथल, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ से बंदरगाह की प्राप्ति हुआ है। और सबसे बात अगर कर दिया जाए कि यह किस नदी किनारे है तो भोगवा नदी के किनारे है। स्थिति की बात कर दिया तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और यहीं से फारस के मोहर भी प्राप्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्या हुआ, फारस के मोहर भी मिले हैं।
फारस के मोहर भी मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। क्या हो जाता है? फारस के मोहर भी मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से ही धान का साक्ष्य मिला है और बाजरा का साक्ष्य मिला है। यहीं से आपको धान का साक्ष्य मिला है, यहीं से आपको धान का साक्ष्य मिला है और बाजरा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। बाजरा का साक्ष्य मिला है यहीं से, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखिएगा, यही लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी मिली है। इसी लोथल से क्या मिला है? घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ भी मिली है। मृण मूर्तियाँ भी आपको यहाँ से मिली है, ठीक है। मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली है। कहाँ से? तो ये देखिए लोथल से। और एक चीज़ और भी बताए यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 3 युगीम समाधान का साक्ष्य मिला है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, जब उत्खनन किया गया तो देखा गया कि एक ही मतलब समझिए कि ताबूत में 3 लोगों को दफनाया गया था, ठीक है। तो युगम यानी कि 3 युगम में समाधान की 3 युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे आप, ठीक है। ये सब याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है, आप ज़रूर एक बार इसका मूल्यांकन करें, इसका स्टडी करें। और ख़ास करके बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया, दारोगा में जो प्रश्न पूछा गया है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ईजी आपके पास है। एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में देख लीजिए, सारा का सारा प्रश्न मिल जाएगा। और कहीं कुछ भी मत पढ़िए, अगर आपको एक बार देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि आपको अपने तर्क की कसौटी पे मतलब समझिए कि इसको कस के भी खरे उतरना वाली बात सोचनी चाहिए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। और देखिएगा एक आपको गाइड हम बता देते हैं जिसका नाम है किरण गाइड। हम इसका प्रचार नहीं करने भाई, लेकिन सबसे बेहतर किताब है, किरण गाइड है, ठीक है। हम लोग जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में थे तो हमारे एक मतलब इलाहाबाद के एक बड़ी सीनियर थे, उन्होंने ही बताया था। और उस समय हम लोगों ने नेट जेआरएफ ये सब चीज़ें यहाँ से भी किया। वहाँ पे ऑप्शनल पेपर की अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी फ़ायदा दिया है इतिहास से। तो आजकल बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब इसको बोलते हैं पढ़ने को। तो ये हो जाता है आपका लोथल से जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने कोशिश करा कि आप करिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में अगर बात कर दिया तो यही तो हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, जो मैंने आपको कराया था। देखिए प्रश्न को घुमा घुमा के यही प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। कम से कम उसी चीज़ को बढ़िया से पढ़िए, तब देखिए प्रश्न काहे नहीं बनेगा। प्रश्न निश्चित तौर पे बनता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। ये 7वां नंबर पूछता है, गुजरात में है। तो थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि गुजरात में एक लोथल ही है, तो गुजरात में और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। गुजरात में आपका लोथल भी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए धौलावीरा की अगर बात कर दी जाए, अगर यहाँ पे धौलावीरा की बात कर दिया है, धौलावीरा की, तो धौलावीरा भी आपको गुजरात में मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और भी है, धौलावीरा की अगर किया तो अभी मुझे याद आया कि सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर और सबसे विकसित आपको जल यहाँ पे यानी कि जल प्रणाली आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जल प्रणाली मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपको बीपीएससी और यूपीएससी में प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको गुजरात में, धौलावीरा भी हो जाएगा गुजरात में। अगर बात करिए यहाँ पे तो देसलपुर हो जाएगा। अगर देसलपुर को देखें तो देसलपुर भी कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर देसलपुर की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिएगा, हम लोगों ने इसको क्या किया, सबसे पहले लोथल को देखा। तो लोथल कहाँ पे है? तो लोथल कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और उसके बाद देखिए धौलावीरा की बात की तो धौलावीरा कहाँ? तो गुजरात में। और देसलपुर की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। और एक और स्थल है जिसका नाम है सुरकोटडा, ठीक है। सुरकोटडा से घोड़े का भी कुछ मृण मूर्तियाँ भी साक्षी मिला है। तो ये हो जाएगा आपको सुरकोटडा, ठीक है, सुरकोटडा। और ये भी मिला है आपको कहाँ से? तो गुजरात से, ठीक है। इतने स्थल आपको गुजरात से हम बता दिए। कभी मानते हैं पूछा जा सकता है कि निम्न से, जैसे मानते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो अगर गुजरात से और भी होता है तो उपरोक्त में से एक में से अधिक हो जाते। चलिए और हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा से हल प्राप्त हुआ है। किससे हुआ? टेराकोटा से हल प्राप्त हुआ है। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाता है बनावली। बनावली इसका आंसर हो जाता है। 8 का क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। अगर बनावली की बात कर दी जाए तो बनावली अभी स्थिति इसकी कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। ये कहाँ? बनावली कहाँ पे है? तो हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर दिया है कि इसका खोज किसने किया था, तो बिष्ट साहब ने किया था, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। तो इसकी खोज आर एस बिष्ट ने किया था। किसने किया था?
आर एस बिष्ट ने किया था, इसका खोज आर एस बिष्ट ने किया था, ठीक है। और ये बनावली जो है जहाँ से टेराकोटा से हल की प्राप्ति हुई है, अगर स्थिति की बात कर दी जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, ये हरियाणा में हो जाएगा, इसकी अवस्थिति हरियाणा हो जाए। इसकी खोज आर एस बिष्ट ने किया, किसने किया, आर एस बिष्ट ने किया। और ये देखिएगा, अगर इसकी बात कीजिए कि भाई ये जो बनावली है किस नदी के किनारे है, ठीक है, पूछा जाएगा कि बनावली किस नदी के किनारे है तो क्या बोलेगा। तो एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ पे अगर आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की तो कब की पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1973 में। कब हो जाएगा, 1973 में। अब याद आता है तो आपको बताते हैं, अब इतनी सारी चीज़ें याद होता रहता है इस तरह से, ठीक है। चलिए और भी फैक्ट आपको बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है रूम में, और आज का आप देखे होंगे टेम्परेचर, आज का गर्मी उमस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए बनावली की बात अगर कर दिया जाए तो कहा हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि टेराकोटा से बना हल प्राप्त हुआ, कहाँ, बनावली। तो बनावली की अवस्थिति क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। और हरियाणा में किसने खोजा था इसको, तो आर एस बिष्ट ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1973 में खोजा था। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं तो फायदा होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अगर बात कर दी जाए कि भाई ये जो बनावली है किस नदी के किनारे है, तो देखिएगा प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसी के किनारे है। कौन सा, तो देखिएगा सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित है। शॉर्ट में हमने किनारे स्थित है। स्थिति की अगर बात कर दी जाए यहाँ पे, तो सरस्वती नदी के किनारे क्या है, यह स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात कर दी जाए तो यहाँ हल की प्राप्ति हुई है। क्या हुआ है, तो देखिएगा यहाँ से अगर बात कर दे कि हल की आकृति जो है, आकृति उसके जैसा खिलौना जो है ना यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बनावली से हल की आकृति प्राप्त हुई है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें, बनावली की बात करें, तो देखिएगा यहाँ पे मनके भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे मनके भी मिले हैं, क्या मिले हैं, मनके मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं मातृदेवी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अगर समाज की बात कर दी जाए तो मातृ प्रधान समाज था। और यही वजह होता है कि मातृ मूर्तियाँ यानी कि मातृ जो मूर्तियाँ हैं सर्वाधिक मात्रा में आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो और भी है तो ये हो जाएगा आपको मातृदेवी की, यानी कि जो यहाँ पे आपको मिलता है मातृदेवी की जो लघु मृण मूर्तियाँ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से कहाँ से मिलेगा, ये बनावली से मिल जाता है। देखिए एक चीज़ और भी है, अगर बनावली से देखा जाए तो मनुष्य का और पशु का आकृति भी यहाँ से मिलता है। मनुष्य और पशु की आकृति भी मिलता है। किसका, मनुष्य और पशु की बात कर दी जाए, पशु की आकृति भी यहाँ से क्या होता है, आकृति भी यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर बात कर दिया जाए यहाँ से बनावली से, तो सेलखड़ी की जो मोहर होते हैं, सेलखड़ी की मोहर, उसकी भी प्राप्ति आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से देखने को मिलता है। क्या चीज़ का, सेलखड़ी का। इससे डिस्कशन हमारे सारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस वगैरह का देख लीजिए तो आपका बहुत ही सारा मतलब समझिए कि कॉन्सेप्ट भी आपका हो जाएगा और फैक्ट भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी तैयारी अच्छा से करिए। अभी के समय है, कोई भी समय बर्बाद मत करिए, सारे सब्जेक्ट पे अच्छा से करिए। गर्मी तो है ही, और गर्मी में भी जितना पसीना निकलता है ना, निकलने दीजिए, कोई बात नहीं। 2 महीने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो जो सुख जो देता है ना, जो आनंद देता है, मज़ा आ जाता है। हम लोग का था कि जब भी रिजल्ट, कितना हो मेहनत कर लीजिए, जब रिजल्ट आता था तो मज़ा आता था। चाहे आपने संघर्ष में कितना हो, तकलीफ़ें झेला क्यों ना हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट आपको, अगर आपका रिजल्ट ना हो, आपके दोस्त का रिजल्ट हो, तो सबसे ज़्यादा वो दुख वाली, दर्द भरी वाली वो रातें होती है आपके लिए, बहुत दर्दनाक होती है। इसलिए जितना पढ़ना है, जितना हिम्मत के साथ काम करना है, काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। देखिए जूते हुए खेतों के निशान की अगर बात कर दिया जाए तो ये बहुत ही वीवीआई है, एक बार ही नहीं, कम से कम 10 बार से कहीं ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है। और सिर्फ बीपीएससी का हॉट क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि बाकी और भी सारे एग्ज़ाम के लिए हॉट क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ पे
कहाँ पे है? तो ये देखिए सबसे पहले हड़प्पा नगर में क्या है, जूते हुए खेतों का क्या है, साक्ष्य मिला, जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा की अवस्थिति की अगर बात कर दिया है तो वर्तमान में यह राजस्थान में है। कहाँ पे है? वर्तमान के राजस्थान में है। कौन? तो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा वर्तमान के राजस्थान में है। और कहा जाता है किस नदी के किनारे है, तो पूछा जाता है ये घग्गर नदी के किनारे है। क्या हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे ये हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा की अवस्थिति हम लोगों ने देखा कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। ठीक है, और यहाँ पे जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, और ये थोड़ा सा और भी इसके बारे में हम लोग देख लें ताकि ज़्यादा फायदेमंद हो। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेलनाकार मुहर मिला है। क्या मिला है? बेलनाकार मुहर। पूछा जाता है कि भाई बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? कालीबंगा से। बेलनाकार मुहरों की प्राप्ति कहाँ से होता है? कालीबंगा से होता है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा से बेलनाकार मुहरों की प्राप्ति होती है। और भी जानिए यहाँ पे। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो यहीं से हवन कुंड की प्राप्ति होती है। क्या मिलती है? हवन कुंड की प्राप्ति होती है। यानी कि हवन कुंड हो गया, अग्नि कुंड हो गया, यहीं से इसकी प्राप्ति होती है, हवन कुंड की और अग्नि कुंड की। ठीक है, अग्नि कुंड की। और जूते हुआ जो खेत है इसका साक्ष्य तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से बात कर दी जाए तो यहाँ से अन्नागार की भी प्राप्ति होती है। क्या होती है? अन्नागार की प्राप्ति होती है। क्या हो जाएगा? यहाँ से अन्नागार की प्राप्ति हो जाती है। अन्नागार की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से बात कर दिया जाए यहाँ से तो इसी कालीबंगा में जो घरों में जिस मतलब ईंटों का इस्तेमाल होता था, यहीं पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है घरों में। कहाँ पे? कच्ची। पूछा जाता है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किस घरों में किया गया, किसके घरों में? तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कच्ची ईंटों का क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है, कच्ची ईंटों का। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो कच्ची ईंटों का आपको इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद और भी देख लीजिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता है। एक दो पॉइंट और भी देख लीजिए। कच्ची ईंटों की अगर बात कर दी जाए यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे अलंकृत ईंटें की भी प्राप्ति होती है। अलंकृत ईंटों को भी प्राप्ति होती है। ठीक है, ईंटों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद कर दिया जाए यहाँ पे बात कर दी, देखिए अलंकृत ईंटों का कहने का मतलब होता है कि जो सिंगारक जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिस ईंटों का निर्माण किया जाता है उसी के बारे में कहा जाता है। और इसके घरों में कच्ची ईंटों का निर्माण हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है युगल समाधान। ठीक है, युगल, यहाँ पे युगल समाधान जो है उसका भी साक्ष्य मिलता है। युगल समाधान का पूछा जा सकता है भाई कि युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, युगल समाधान का। और आपको हम बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। देखिएगा अंत्येष्टि यानी कि जो मरने के बाद जो क्रियाक्रम कितने तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं आपको। और यहाँ पे आपको मिलता है अंत्येष्टि जो संस्कार है, अंत्येष्टि जो संस्कार है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे मिला है कितने प्रकार का संस्कार? 3 प्रकार के संस्कारों की बात यहाँ पे किया गया है। कितने प्रकार के? तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पहला हो जाएगा पूर्ण समाधिकरण। क्या हो जाएगा? पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, समाधिकरण हो जाएगा, ये सब चीज़ जानना चाहिए। पूर्ण समाधिकरण हो जाएगा, समाधिकरण हो जाता है, पूर्ण समाधिकरण। अगर बात कर दिया है कि दूसरा का तो क्या हो जाए? आंशिक समाधिकरण हो जाएगा। आंशिक समाधिकरण हो जाता है, समाधिकरण हो जाता है। ठीक है, और तीसरा की अगर बात कर दिया जाए तो हो जाएगा दाह संस्कार। ठीक है, अब ये सोचते हो कि 3 प्रकार का कैसे मिलता है, तो एक में अगर आप देखेंगे ना तो क्या किया जाता है कि लोग उस समय में क्या करते थे कि किसी को डायरेक्ट नहीं दफनाते थे या नहीं जलाते थे। तो क्या होता था कि लाश को कहीं बाहर अपने गांव से या घरों से कहीं दूर फेंक दिया जाता था। ठीक है, आज जब क्या होता था कि पशु पक्षी जब उसको खा जाते थे तो उससे जो संबंधित कुछ सामग्रियाँ जो बच जाती थी उसको मतलब समझिए कि बाद में उसको दफनाया जाता था। और उसी तरीके से लोग होता था कि भाई कभी दफना दिया जाता था और कभी कभी मतलब ऐसा देखने को मिला कि उसे जलाने का भी साक्ष्य मिला। इस तरीके से आपको अगर देखा जाए तो कालीबंगा से आपको 3 प्रकार का क्या मिला? अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था?
कौन सा है? ये सारा चीज़ तो आप जानती ही जानती हैं। आपको पता चलेगा कि जो B.A. स्मिथ है, ये इनका वर्णन नहीं मिलता है। हड़प्पा से संबंधित इनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और इनका वर्णन भी नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं था? तो B.A. स्मिथ नहीं था। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? क्या हो जाता है? संबंधित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। देखिए, बोगाजीकुई जो है एशिया माइनर का जो एक क्षेत्र होता है वहीं से, यानी कि आप देखिएगा यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे बोगाजीकुई जो है अभिलेख से आपको देवी देवताओं का कुछ वर्णन मिलता है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य का उल्लेख मिलेगा बोगाजीकुई से। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। बोगाजीकुई जो अभिलेख है, जो एशिया माइनर का क्षेत्र है, एशिया माइनर का यहीं से आपको मिला है। और आपको पता है इसी में आपको मतलब वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलेगा, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का चर्चा मिला है। और बात कर दे कि दो राजाओं के बीच में संधियों का उल्लेख यहीं से मिलता है। अगर बात करते बोगाई जब अभिलेख की, तो देखिएगा यहीं से पता चलता है कि आर्य जो लोग थे ईरान से होते हुए कहाँ पहुँचे थे? भारत में पहुँचे थे। इतने मैंने आपको साक्ष्य बताया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 11 का इतना सारा, मतलब इतने सारे जो आपको देखने को मिलता है, ये सारा चीज़ें होगा। और एक चीज़ और भी है, जो एशिया माइनर की अगर बात कर रहे थे, ये 14 की बहुत ज़्यादा गर्मी है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको ख़त्म कर लिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा है। कहता है प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? कौन सा? 10 राग युद्ध की बात होता है या 10 राजाओं की बात होती है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका पुरुषनी नदी हो जाएगा। ठीक है, पुरुषनी नदी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? पुरुषनी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये 12 नंबर सवाल है। कहता है पुरुषनी नदी के किनारे ये क्या हुआ था? इसका युद्ध हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे एक हो जाएंगे भरतवंश हो जाते हैं। ठीक है, भरतवंश हो जाते हैं। ये 12 नंबर सवाल है। ठीक है, ये कहता है कि भरतवंश के 10 राजा थे। क्या थे? 10 राजा थे। और एक बात करते हैं, इसके विपक्ष में अगर बात किया जाए तो 5 आर्य और 5 अनार्यों का भी यहाँ पे वर्णन मिलेगा। ठीक है, और कहा जाता है कि इस युद्ध में सुदास नामक एक जो थे, सुदास की क्या होती है? जीत हो जाती है। और बाद में चल के कहा जाता है कि भरत ने कुरु के साथ क्या बना लिया? अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको। अगला अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखिएगा, इसी में भरत ने क्या किया था? यहाँ पे भरत और पुरु के बीच में जानते हैं संधि हो गया था। भरत और पुरु के बीच में संधि हो गया था, मेल मिलाप हो गया था, प्रेम संबंध भी बन गया था। उसके बाद ये दोनों का मिला जुला एक नया वंश की बात होता है, जिसको हम लोग कुरु वंश के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? कुरु वंश के नाम से जानते हैं। भाई पूछा जाता है प्रश्न, इसीलिए हम करा रहे हैं, कुरु वंश के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब सुदास की विजय हुई, और एक चीज़ और भी है, इसी भरत के नाम पे कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि भारत का नाम क्या हो जाएगा? भरत के नाम पे ही क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है, ये हो जाता है। और पूछा जाता है कि कुरु वंश किन 2 वंशों के मिलने से हुआ? तो ये हो जाता है भरत और पुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग डिस्कशन देखते हैं। अगला प्रश्न का क्या कहता है? कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको? सोम को समर्पित है। देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9वां मंडल जो है, यहाँ पे देखिएगा 9वां मंडल जो है वो सोम को क्या है? समर्पित है, 9वां मंडल। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मंडलों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मंडलों से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ दिया कि 9वां मंडल में किसका है? तो सोम जो देवता है उनके बारे में इसका उल्लेख किया जाता है। और देखिए, सोम रस की भी बात यहाँ पे चर्चा चलता है। प्राचीन भारत में, यानी कि अगर वैदिक काल की बात कर दी जाए, तो कहा जाता है कि सबसे पहले आर्यों ने क्या किया? सोम रस का पान करना शुरू किया। और आर्यों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले गाय का मीट खाने का मतलब जो शुरुआत यही लोगों ने किया था। किसने? ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले गाय का मीट खाना शुरू किया। ठीक है, और बाद में आज देखिएगा, सब आज की जो समस्या है वो वर्तमान मतलब प्राचीन भारत के इतिहास से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये अगर वैदिक काल की घटनाओं को पढ़ेंगे और वैदिक काल में जो आर्यों की सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सोम को समर्पित है। कौन सा? 9वां मंडल हो जाएगा, सोम को समर्पित हो जाएगा। ठीक है, और बात कर दिया जाए यहाँ पे
यहीं पे देख लिए तीसरा मंडल में क्या है। अगर तीसरा मंडल की चर्चा कर दी जाए कि भाई तीसरा मंडल पूछा जाता है कि तीसरा मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका मिलेगा? तो यहाँ देखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। और गायत्री मंत्र की अगर बात करिए तो किसने इसका रचना किया, तो विश्वामित्र ने किया। और जो तीसरा मंडल है किसका भाग है, तो ऋग्वेद का भाग है। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा मंडल की चर्चा। थोड़ा सा इसको और भी जान लेते हैं ना, तीसरा मंडल। उसके बाद ये देखिए, अगर यहाँ पे पूछता है कि 10वां मंडल में क्या है, अगर 10वां मंडल की अगर बात कर दिया जाए तो 10वां मंडल के पुरुष सूक्त की अगर बात कर दिया जाए, पुरुष सूक्त की देखिए सबसे बेकार का चीज़ इसमें मिलता है। इसी में चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? चातुर्वर्ण व्यवस्था का किया गया है। चातुर्वर्ण में क्या आता है? ये आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या होंगे? शूद्र हो जाएंगे। यानी कि आप देखिएगा कि ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और यही चातुर्वर्ण व्यवस्था में है सबसे शीर्ष पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और बात किया जाए कि ये शूद्र कौन है, तो यही ओबीसी हो जाएंगे, एससी हो जाएंगे, एसटी हो जाएंगे। यही सब लोग क्या हैं? शूद्र हैं सबसे। और कहा जाता है, इनके बारे में कहा गया है कि ये जो शूद्र हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, इन सभी लोगों का क्या करेंगे? सेवा करने के लिए ही बने हैं। किसके लिए बने हैं? सेवा करने के लिए बने हैं। ब्राह्मणों को सिर्फ ज्ञान बांटना का काम है, क्षत्रियों को लड़ने का काम है सिर्फ, वैश्यों को व्यापार का काम है, और शूद्रों को क्या काम है? शूद्रों को सेवा करने का अधिकार है। सोचिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे गजब मतलब लिखा गया। ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखेंगे और ऐसे ग्रंथों में आपको कहा जाता है, ये स्मृतियों में सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति है। ठीक है, और मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? एक कानून का एक पुस्तक माना जाता है। और उसमें सभी लोगों के समाज में जितने भी जाति धर्म और व्यवस्था है उसके बारे में कानून बनाई है। जैसे वर्तमान में अगर बात कर दी जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की, तो ये तो बहुत ही ऊंचे दिमाग के आदमी थे। ये तो बहुत ही मतलब समझिए कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। और जो मनुस्मृति की जो रचना किया वो तो काफ़ी धुरथी होगा, जो समाज के अलग अलग बंटवारे के अनुसार अलग अलग विभेद पैदा कर दिया। और बात करें कि यहाँ पे देखिएगा ऋग्वेद में भी कहा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण का वर्णन किया गया। और एक चीज़ और बता देते हैं, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में इस चातुर्वर्ण को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते थे। गांधी जी चाहते थे कि चातुर्वर्ण व्यवस्था हमेशा भारत में लागू रहे। चातुर्वर्ण व्यवस्था के पोषक थे गांधी जी, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी भी चातुर्वर्ण व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। इसकी धज्जियां उड़ा के रख देना चाहते थे। वो कहते थे कि समाज के सभी लोग बराबर हैं। देखिए इस व्यक्ति का सोच उस व्यक्ति की सोच में कितना फ़र्क है। भाई मैं इतिहास बता रहा हूँ, इतिहास में सब चीज़ें लिखा गया है और यहीं पर कहा गया है। तभी आप मेंस में आप देखेंगे अंबेडकर से और गांधी से संबंधित जो उनका विवाद है, इससे प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तभी इन्होंने ये कहा था कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जब अंबेडकर ने मूर्ति पूजा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, मूर्ति पूजा के खिलाफ भी हो गए थे और क्या है कि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। भारत में सभी लोगों को एक ही छत के नीचे समतामूलक समाज वाले कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। और देखिए ये सारा चीज़ें तो पुरुष सूक्त में ये सब चीज़ का वर्णन आपको मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? 10वां मंडल में बात करते हैं तो मंडल में 2 से लेकर के 7 तक अगर मंडलों की बात करें, किससे? तो 2 से 7 तक की अगर मंडलों की बात करें तो ये प्राचीन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचीन मंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। देखिए पढ़िए, यहाँ पे कहता है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किससे? 9वां मंडल किससे समर्पित है? अगर 9वां मंडल की बात कर दी जाए तो किससे हो जाएगा? 9वां मंडल का समर्पित किससे हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये हो जाते हैं आपके सोम देवता से। क्या हो जाएंगे? सोम देवता से, यानी कि पौधों और इस पेय पर नामांकित जो ये है आपका डी आंसर हो जाएगा, सोम देवता। और ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखिएगा क्या कि यहाँ के जो भगवान लोग थे, जब बड़ी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, जैसे मानते हैं कि आपको कभी रिजल्ट होता है तो जैसे ही बीपीएससी का पीटी या मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो आप पार्टी करते हैं। तो पार्टी में क्या होता है? पार्टी में कभी चिकन बनाया, कभी पनीर बनाया, कभी कोल्ड ड्रिंक्स लिया, तो आप क्या उत्सव मनाते हैं? इस खुशी में उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पे देवी देवताओं जो खुशी मनाते थे, तो आज के समय में हम लोग बड़ी दारू के नाम से बड़े ये होते हैं। कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया।
किसके वजह से? दारू पीने की वजह से, दारू को लेकर के। तो यहाँ देखिए सोमरस कहा गया, ये वनस्पतियों से बनाई जाती थी उस समय, और आज भी बहुत जगह पे वनस्पतियों, जैसे मानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगे अगर शराब की बात करेंगे तो फ्रांस से बनाई जाती है। जैसे बहुत सारा चीज़ है, सैम्पटेन है, चिमटा है, बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे। तो बहुत ही महंगा शराब वहाँ पे बनते हैं, और वो भी वनस्पतियों से, अंगूर के रस से ही बनाए जाते हैं। और ये देखिए पेय, ये चीज़ें मिला है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि देखिए मंडलों के बारे में पूछा जाता है। जैसे मंडल के कौन मंडल के रचनाकार है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, मैंने एक ट्रिक बनाया है, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए इसका ट्रिक है, यहाँ पे देखिएगा, ग्री वी वा अ भा व क, ठीक है। हम इसे आपको बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर ट्रिक का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 2 से लेकर के ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 8 तक का जो ट्रिक है ये बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रीविवा अभावक, ग्रीविवा अभावक। अब देखिए यहाँ से गृत से क्या हो जाएगा, ये देखिए गृत सम्मद हो जाता है, ठीक है, गृत सम्मद हो जाएगा। और वी से अगर बात करी जाए कि तीसरा मंडल का रचनाकार कौन था, तो देखिए विश्वामित्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विश्वामित्र हो जाएगा, ठीक है, विश्वामित्र हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा? वामदेव हो जाएगा, वहाँ से वामदेव हो जाता है, ठीक है। अ से क्या हो जाएगा? अत्रि हो जाएगा, अत्रि, ठीक है, अत्रि हो जाएगा। भ से क्या हो जाएगा? भार्गव हो जाएगा, भार्गव। व से क्या हो जाएगा? वामदेव हो जाता है, नहीं वशिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको वशिष्ठ हो जाएगा, वशिष्ठ हो जाएगा। और क से क्या हो जाएगा? कन्नव हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। और ग्रीविवा अभावक, गृहसम्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भार्गव, विशिष्ट और कन्नव। तो ये हो जाते हैं ये मंडलों के बारे में। 2 से लेकर के 8 तक मंडल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ग्रीविवा अभावक बहुत ही आसान है इसे याद करने का, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां का किसने किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। और भी आप लोग अच्छा से देखिए, हम आपको इतिहास में इस तरीके से करा देंगे कि समझिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि इतिहास से प्रश्न जो भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की बात आएगी तो हम आपको पूरा डिटेल्स बताने कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मतलब आपको अच्छे से पीटी को लेकर के आपको बता दें, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या कहता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। हम लोगों ने किया क्या है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो देखिए ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र क्या है? तीसरा, किसमें? तो तीसरा मंडल में, ठीक है, तीसरा मंडल में इसका उल्लेख है। और किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया था इसका, विश्वामित्र ने, ठीक है। और ये चीज़ें गायत्री मंत्र का क्या हो जाता है, ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है 16 नंबर जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए कितना अच्छा बात है, क्या कहता है, परमाणु सिद्धांत का वर्णन किसने किया था। परमाणु सिद्धांत का क्या होता है, कहता है कि किस दर्शन ने क्या किया, किस दर्शन ने, यानी कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए हमारे भारतीय दर्शन में भी एक से एक लोग हैं, जो चीज़ें आधुनिक समय में लोगों ने खोज किया और प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन भारत के ऋषि मुनि और संतों ने ऐसी ऐसी खोजें कर दी थी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आंसर की बात कर दी जाए तो ये हो जाएंगे वैशेषिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार सृष्टि का रचना किससे होती है, एक छोटे से अणुओं से इसका निर्माण होता है। कहते हैं कि वैशेषिक के अनुसार क्या हो जाएगा, तो वैशेषिक का अगर प्रतिपादन या इनके संस्थापक की बात कर दिया जाए तो इनका क्या नाम हो जाएगा, कनाद नाम हो जाता है। कनाद बोले या उल्लुक बोले, ठीक है, या उल्लुक बोले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वैशेषिक के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कनाद हो जाएंगे या उनको उल्लुक भी मान सकते हैं। कहा जाता है कि इनके अनुसार, किनके अनुसार, वैशेषिक के अनुसार सृष्टि का रचना किसके अनुसार हुआ, तो एक छोटे से अणु से हुआ है इसका निर्माण। सृष्टि का रचना किसका हुआ, छोटे से अणु से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और भी जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए देख लें इसके बारे में। देखिए चरवाक जो हैं, अगर चरवाक दर्शन का बारे में पूछा जाए, चरवाक दर्शन आज के दुनिया में ना अधिकतर माने कि समझिए कि 80 प्लस से ऐसे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो अपना व्यवहार करते हैं ना बिल्कुल चार्वाक की तरह। चार्वाक जो है ना बिल्कुल भौतिकवादी हैं। ये क्या है, भौतिकवादी हैं। पूछा जाता है भाई प्रश्न, ये कौन से, तो भौतिकवादी है। देखिए चार्वाक ने कहा था कि कोई बात नहीं, अपने सुख शांति के लिए अगर तुम्हें कर्जा भी लेना है तो कर्जा लेके घी पियो, और कर्जा लेने के बाद ये टेंशन मत लो कि हमको देना है। यानी कि पूर्ण रूप से ये भौतिकवादी थे, इनको भाग और भगवान में भरोसा नहीं था।
ठीक है, ये ऐसे बोलते थे कि पूरा भौतिकवादी ये जो सांसारिक जीवन है यही सच है और यही सटीक भी है। ठीक है, और यही वजह था कि उन्होंने भौतिक यानी कि इंसान की ज़िंदगी में, जैसे आप देखिएगा अपनी आधी ज़िंदगी तो नौकरी में ही बिता दिया और नौकरी अभी तक मिला नहीं, और बेरोज़गारी का दर तो इस कदर बढ़ते जा रहा है कि हद से ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। तो चरवाक का क्या होता है? चरवाक सिद्धांत होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सांख्य का कौन होता है। सांख्य दर्शन का अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, अगर सांख्य दर्शन का अगर बात कर दिया तो कौन हो जाएगा सांख्य का? तो सांख्य के कपिल हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। कौन हो जाएंगे? तो चरवाक के चरवाक हो जाते हैं। और सांख्य दर्शन की अगर बात कर दी जाए तो प्रतिपादक कौन हो जाएगा? तो ये कपिल हो जाते हैं सांख्य का। अगर योग की बात कर दी जाए तो योग का संस्थापक कौन होते हैं? योग का। तो ये देखिएगा योग का कौन हो जाएगा? योग का अगर बात कर दिया यहाँ पे योग का तो क्या हो जाएगा? योग का तो योग के पतंजलि हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, पतंजलि हो जाते हैं योग का। योग का क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएंगे। आज जब बात हो जाएगी न्याय का, न्याय का प्रतिपादक कौन किया था? न्याय का, तो क्या हो जाएगा? न्याय का गौतम हो जाएगा। आप लोग को याद रखना चाहिए सब चीज़ें। न्याय का क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। ठीक है, न्याय का क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। और बात करें पूर्व मीमांसा का, तो पूर्व मीमांसा का संस्थापक कौन था? पूर्व मीमांसा का संस्थापक अगर देखा जाए यहाँ पे पूर्व मीमांसा का, तो देखिए पूर्व मीमांसा का संस्थापक जो है, पूर्व मीमांसा का संस्थापक अगर यहाँ पे देखा जाए पूर्व मीमांसा का, तो हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएंगे? जैमिनी हो जाएंगे। जैमिनी, ये सब चीज़ें याद रखिए। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है, एकदम भी आई है। और प्रश्न में का जो आंसर ये क्वेश्चन रहा है, देखिए प्रश्न का जो क्वेश्चन रहा है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो वैशेषिक ने दिया। वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनाद ने इसको रचना किया, और उलुक भी बोलते हैं इसको। और ये इन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना किससे हुई थी? जो छोटे अणुओं से हुआ था। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो कनाद ने दिया था। ठीक है, चलिए हो गया। अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए अगला सवाल कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ महावीर स्वामी की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे कुंडल ग्राम होता है। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का कहता है कि कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहाँ पे है? तो ये देखिए वैशाली में। कहाँ पे है? तो वैशाली में। वैशाली में है क्या? ठीक है। और ये अगर इनका वंश के बारे में बात किया तो ये क्या हो जाएंगे? ज्ञात्रिक कुल के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ये देखिए ज्ञात्रिक कुल जो है, ज्ञात्रिक कुल से इनका क्या था? संबंध था, ज्ञात्रिक कुल से। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम में हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, और इनका जन्म की अगर बात कर दिया तो 540 बीसी में होता है। 540 बीसी में होता है। किस कब होता है? 540 बीसी में होता है। अगर बात कर दिए कि इनके माता का नाम क्या है, तो अगर माता का नाम यहाँ पे देखा जाए तो माता का नाम क्या हो जाएगा? त्रिशला हो जाएगा। माता का नाम त्रिशला। ठीक है, माता का नाम क्या हो जाता है? त्रिशला हो जाता है। अगर पिता का बात कर दी जाए कि पिता का नाम क्या हो जाएगा? पिता का नाम बताइए। पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। और पता है सिद्धार्थ बचपन में किसका नाम था? गौतम बुद्ध का नाम बचपन में क्या था? सिद्धार्थ नाम था। अगर बात कर दिया कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम, तो यहाँ पे देखिए पत्नी का नाम होता है यशोदा हो जाता है। यशोदा। एक नया पेज ले लेते हैं। अगर बात कर दिया पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या होता है? पत्नी का नाम इनका होता है यशोदा। यशोदा। और इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति, ठीक है, पुत्र की प्राप्ति इनको होती है जिसका नाम रहता है प्रिय दर्शना। बड़ा खूबसूरत नाम है, प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना नाम रहता है, इनके पुत्री का नाम रहता है। और इनका एक दामाद रहता है जिसका नाम होता है, दामाद जो है जिसका नाम रहता है, क्या रहता है? जमाली। जमाली नाम रहता है। ठीक है, जमाली। और यही जमाली यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रथम शिष्य बनते हैं। ठीक है, प्रथम शिष्य बनते हैं। यही जमाली क्या बनते हैं? प्रथम शिष्य बनते हैं। और एक चीज़ और भी देख लिया जाए, यहाँ पे कहा जाता है कि महावीर स्वामी को यानी कि यहाँ 30 वर्ष में क्या किया था? उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। अब बात किया जाए कि अगर गौतम बुद्ध ने कब किया था, तो 29 वर्ष की उम्र में किया था। यहाँ पे और भी देखिए कहा जाता है इनके बारे में कि 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद, कब? यानी कि 42 वर्ष की उम्र में, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में कहता है कि रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? यानी कि कह दिया जा सकता है कि 12 वर्ष, यानी कि जब 30 वर्ष की उम्र में यहाँ पे आए तो 12 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की उम्र में रिजुपालिका नदी के किनारे जो साल वृक्ष है उसी के नीचे इनको क्या मिलती? कैवल की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, इनको कैवल की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इसमें।
और एक चीज़ देखते हैं, कहा जाता है कि 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में लगभग 468 बीसी में, 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? तो पावा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पावा में हुआ था। और ये पावा की अगर बात कर दिए तो कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ पे है? तो राजगीर में ये पावा हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, देखिए और भी देख लिए। कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ये देखिए प्रश्न घुमा घुमा के ऐसे इधर से उधर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये पावापुरी हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपका 18 नंबर जो सवाल है ये पावापुरी में हो जाता है। और एक चीज़ देखिएगा, जैन धर्म में एक चीज़ है, जैन धर्म बड़ी मतलब समझिए कि कठोर तपस्या वाली बात थी। जब मृत्यु की बात आती है ना वहाँ पे, तो लोग आत्महत्या करते हैं, जैसे संथारा विधियों के द्वारा, सलेखना विधियों के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है? संथारा विधि, संथारा विधि या सलेखना की अगर बात कर दिया यहाँ पे, तो सलेखना विधि के द्वारा ये लोग क्या करते थे? अपने शरीर को इतना ज़्यादा समझिए कि भूख से तड़पाते थे, मतलब पूरे शरीर को नोचते थे, बाल नोचते थे। इस तरीके से इनकी मतलब मृत्यु हो जाती थी। उनका अपना एक मान्यता था। और ये गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से उनके जो मतलब जो कार्य प्रणालियाँ है बिल्कुल हट के एकदम अलग है। इनमें तप की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। ओह सॉरी, ये प्रश्न कट गया थोड़ा। हाँ देखिए, और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है? अगर 20 की बात कर दी जाए यहाँ पे, तो 20 में क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पे कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखिए 14 पूर्व हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, 14 पूर्व हो जाता है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे 14 पूर्व की, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिए, ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, 14 पूर्व की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये प्राचीनतम क्या हो जाएगा? जैन ग्रंथ हो जाएगा, जैन ग्रंथ हो जाता है। गर्मी में जब हरासमेंट होता है तो आदमी का बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब समझिए कि बहुत हरासमेंट हो जाता है, एकदम थक जाता है आदमी, क्योंकि दिन में 6-8 ऐसे वीडियो बनाने पे बहुत ज़्यादा लगता है। चलिए आप लोग खूब मेहनत करिए, कम से कम बैठिए ज़रूर, क्योंकि रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो कम से कम 4 शिफ्ट बैठिए। और 4 शिफ्ट में देखिए 3-3 घंटे का अगर शिफ्ट रखते हैं तो 3 चौका 12 होता है, 12 घंटा। और 12 घंटा आपके लिए बहुत सारा टाइम है सोने के लिए, खाने के लिए और थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। मात्र अभी एग्ज़ाम के समय में अपना ड्यूरेशन बढ़ा देना चाहिए ताकि एग्ज़ाम आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो क्या कहा? पूर्वकालीन जैन ग्रंथ की अगर बात की तो 14 पूर्व ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कहता है यहाँ पे कि जैन संगति, अगर बात कर रही है यहाँ पे, तो जैन संगति जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, पहला जैन संगति कहाँ पे हुआ था? अगर बात कहा जाए तो पहला जैन संगति कहाँ हुआ था? तो पहला जैन संगति आपको हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था पहला? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो देखिएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और यहीं पे पहला संगति में 12 अंगों का संपादन किया गया। कब क्या किया गया? 12 अंगों का संपादन किया गया। 12 अंगों का क्या किया गया? संपादन किया गया, यहीं पे पहला में किया गया। और एक चीज़ देखिएगा, इसी का जो मतलब अध्यक्षता की बात किया जाए तो पहला का स्थूलभद्र करते हैं। कौन करते हैं? स्थूलभद्र करते हैं। और एक चीज़ देखा जाए कि यहीं पे यानी कि प्रथम संगति में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाती है। पहला क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा श्वेतांबर, एक हो जाता है श्वेतांबर, और दूसरा होता है कौन सा? और दूसरा की अगर बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, ये हो जाता है दिगंबर। एक में है कि श्वेत वस्त्र धारण करना है, और दूसरा में होता है दिगंबर। लोग क्या करते हैं? एकदम नंगे रहते हैं, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, चाहे कैसी भी स्थितियाँ हो, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पहला। और चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला से प्रश्न पूछा जाता है, पहला से पूछा गया कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगर बात कर दिया कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। इसमें 2 संप्रदायों में जैन धर्म बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसमें क्या विशेषता थी? तो 12 अंगों का संपादन यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहीं पे द्वितीय जैन संगति का।
अगर बात कर लिया जाए हम लोग यहाँ पे, तो देखिए द्वितीय जो संगीति होता है, जैन संगीति, द्वितीय संगीति, तो देखिए ये बल्लभी में होता है। कहाँ पे होता है? तो ये हो जाता है बल्लभी में हो जाता है। और बल्लभी की अगर बात करें तो बल्लभी कहाँ पे है भाई? तो ये गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो ये गुजरात में होता है। बल्लभी कहाँ होता है? गुजरात में होता है, ठीक है। और यहीं पे धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन होता है, यहीं पे, यानी कि जैन धर्म ग्रंथों का अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे ग्रंथों का, तो अंतिम संकलन आपको यहीं पे, अंतिम संकलन आपको मिलता है। अंतिम संकलन आपको देखने को मिलता है यहीं पे। द्वितीय कहाँ हुआ? तो द्वितीय देखिए ये बल्लभी गुजरात में होता है। पहला की हम लोगों ने देखा तो पहला कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। दूसरा की अगर बात कर दिया तो बल्लभी में होता है, बल्लभी में होता है, बल्लभी में, ये गुजरात में है। और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है, देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? क्या कहता है? कहता है कि पहला कहाँ पे दिया था? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में दिया था। एक चीज़ देखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि यहीं पे इनके जो मित्र थे, इनके जो साथ जो पांचों जो शिष्य जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने देखा कि महात्मा जो बुद्ध हैं वो कहीं थोड़ा सा पाखंड की तरफ जा रहे हैं उसके अनुसार, और वो क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उन्होंने सबसे पहले यहीं 5 साधकों को, 5 जो शिष्य थे सारनाथ में, उन्होंने क्या किया था? शिक्षा दिया था। 5 को कहाँ दिया था? शिक्षा दिया था। और बताते हैं ये जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो बात हमने कहा वैशाख पूर्णिमा का, तो वैशाख पूर्णिमा का महात्मा बुद्ध के जीवन में 3 घटनाओं पे मतलब सेम सिचुएशन और सेम मतलब होता है। जैसे उनका जन्म जो है वैशाख पूर्णिमा को होता है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वैशाख पूर्णिमा का होता है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अगर बात कर दी जाए कि उनकी जो मृत्यु है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाता है कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में, तो ये हो जाता है आपको, मृत्यु भी है तो कुशीनगर में होता है। ये 3 घटनाएं बुद्ध से संबंधित है और ये वैशाख पूर्णिमा के ही दिन में होता है। अगर बात कर दी जाए, कहा जाता है कि भाई सारनाथ में जो 5 साधकों को उन्होंने जो ज्ञान दिया था, कैसा ज्ञान था? तो देखिए जो 5 को दिया गया था ना, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया था। 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया था। और 4 आर्य सत्य क्या है? अगर बात कर दे 4 आर्य सत्य क्या है, 4 आर्य सत्य की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या है? दुख है। क्या कहा उन्होंने? दुख है। पहला की अगर बात कहें तो क्या है? दुख है। अगर आपने तैयारी शुरू कर दिया तो दुख हो जाएगा। अगर जैसे सपोज दैट देखिए, अगर आप आराम से पढ़े जा रहे हैं, चिंता नहीं है कि आपको हाँ कल रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, आराम से सब कुछ चल रहा है, तो दुख नहीं है। जब आपको लगेगा कि हमको रिजल्ट चाहिए और आपने जब ख्वाब पाल लिया और उसके लिए जो काम करना है वहीं से आपका दुख शुरुआत हो जाता है। दुख है, यानी कि संसार में हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अगर है तो दुख है। उसके बाद कहता है कि दूसरा क्या है? दुख का कारण है। क्या है? दुख का कारण है। और तीसरा कहता है कि दुख का क्या है? अंत है। दुख का अंत है। और चौथा क्या कहता है? कि दुख का समाधान है। देखिए अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें यहीं से मिल जाती है। अगर आप परेशान हैं तो इस 4 आर्य सत्य के बारे में देखिए, आपकी सारी परेशानी खुद खत्म हो जाती है। अगर बात अष्टांगिक मार्गों की हो जाए तो अष्टांगिक मार्ग जीने का सबसे खूबसूरत चीज़ देता है। इतनी खूबसूरत चीज़ दुनिया के किसी भी धर्मों में नहीं मिलेगा जो सबसे बेहतरीन आपको बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई, बहुत हो गया। उसके बाद देखते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। देखिए महापरिनिर्वाण की बात कर दिया तो ये हो जाता है कुशीनगर में होता है। देखिए जब बहुत बड़े संत भिक्षुओं की, यानी कि संतों की, खास करके बुद्ध के लिए कहा गया है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि एक लुहार थे जिसका नाम था चुंद, उनके शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य थे। बड़ी प्रेम और श्रद्धा भक्ति के साथ बुद्ध को आमंत्रित किया था उन्होंने खाने पे।
लेकिन उनके खाने में शुकर मिट दे दिया गया, जिससे उदर रोग के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की उम्र में। कब होती है? 80 वर्ष की उम्र में। देखिएगा तो 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में। कब होती है? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कुशीनगर में होती है। और कुशीनगर और कुशीनारा की बात कर दी जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। गले में ये हो जाता है। कहता है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यहाँ से बौद्ध भी आई ये वाला। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक में अगर बात की जाए तो पहला की अगर बात करते हैं यहाँ पे पहला का, तो ये देखिए विनय पिटक हो जाता है। कौन सा होता है? विनय पिटक होता है, विनय पिटक। और विनय पिटक की अगर रचना की बात कर दिया जाए तो विनय पिटक किसने लिखा है? तो उपाली ने लिखा है। किसने? उपाली ने लिखा है। प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पिटक की रचना किसने किया? तो उपाली ने किया। और इसमें क्या है? संघ संबंधी नियम है। क्या है? संघ संबंधी क्या है? नियम है इसमें, है विनय पिटक में। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है दूसरा अगर बात कर दी जाए तो ये हो जाता है सुत पिटक। क्या हो जाता है? सुत पिटक हो जाता है। सुत पिटक की रचना किसने किया था? तो सुत पिटक की रचना आनंद ने किया था। किसने किया था? आनंद ने किया। सुत पिटक का रचना आनंद ने किया था। इसमें बुद्ध के वचन के बारे में वर्णन है। क्या? बुद्ध के वचन का वर्णन किया गया है, ठीक है, सुत पिटक में। और ये जो आनंद ने जो लिखा, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे जो बहुत ही प्रिय शिष्य थे। एक था आनंद और दूसरा था उपाली। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा का नाम क्या है? अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। ये सारा का सारा हम अभी आज जो फैक्ट आपको जो बताए हैं सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है, एकदम भी आई है। समझिए कि अगर आप इसको याद करते हैं, बढ़िया से करते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा। और जो पूछा जाता है, जैसे माने कि विनय पिटक में किसका वर्णन किया गया है, तो क्या हो जाएगा? संघ संबंधी जो नियम है। अगर सुत पिटक की बात करिए तो क्या हो जाएगा? बुद्ध का वचन है। अगर अभिधम पिटक की बात कर दिया तो क्या हो जाएगा? बुद्ध का दर्शन, यानी कि दार्शनिक जो सिद्धांत है, यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। किसका? दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है अभिधम पिटक में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है त्रिरत्न या 3 रत्न। क्या बोला? त्रिरत्न या 3 रत्न। 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? वो त्रिपिटक हम लोगों ने किया, वो त्रिपिटक था जो बुद्ध से संबंधित था। ये त्रिरत्न है जो जैन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। त्रिपिटक को त्रिरत्न मत बना दिया। त्रिपिटक पिटक मतलब होता है पिटारा, संदूक, खजाना। और यहाँ देखिए त्रिरत्न हो जाता है, ये जैन से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे त्रिरत्न की, तो सम्यक दर्शन क्या हो जाता है? पहला क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन, ठीक है। और दूसरा की बात किया जाए तो सम्यक क्या होता है? चरित्र हो जाता है, सम्यक चरित्र हो जाता है, ठीक है। अगर तीसरा की बात कर दिया तो क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाता है, ठीक है। यही आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है, ये हो जाता है। और बुद्ध का जो देखे हैं त्रिपिटक, उसमें आप देखे होंगे सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अंतिम हमारा सवाल है आपको 25वां, ठीक है, अंतिम सवाल है, देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है, कौन सा होगा भाई? तो क्या हो जाएगा इसमें? आत्मदमन। बुद्ध तो आत्मदमन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। कहता है कि दुनिया के हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाइए। अगर मानते हैं कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या होता है कि हर चीज़ का कुछ ऐसे अप्लाइड प्रश्न पूछते हैं जिसको मध्यम बैलेंस करने वाली बात होती है। तो बैलेंस करेंगे तो समझिए कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और ज़िंदगी जीने का सबसे सुंदर सलीका बौद्ध धर्म में सिखाया गया है। कहता है कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो यही चीज़ें हैं, वो आत्मदमन की अगर बात करें तो देखिएगा बुद्ध कहते हैं कि अगर निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो कठोर साधना करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर को सबसे ज़्यादा कठोर अगर आप जलाएंगे, इसको ये करेंगे तो इससे बर्बादी होगा शरीर का ही, इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जैन कहते हैं कि जितना कठोर आप व्रत करिएगा, जितना कठोर आप मतलब ये करिएगा तो आपको निर्वाण की केवल की प्राप्ति हो जाएगी। उस साधना की बात बड़ी कठोर तरीके से करते हैं। और ये जो कहते हैं बुद्ध जो कहते हैं कि साधना बहुत आराम तरीके से और जीवन में रहते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अंतिम सवाल था। ये आपको बहुत अच्छा लगा
तो आप इसे शेयर करें, बहुत शेयर करें और कमेंट्स भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। हम अगला आपको एपिसोड लेकर के आते हैं। इसके बाद जो है आपको पूरे प्राचीन भारत का हम कराएंगे, पूरे मध्यकालीन भारत में जितने भी प्रश्न आपको घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है, उसका पूरा डिस्कशन अच्छा से कराएंगे। और आधुनिक भारत का हो, इसी तरह से साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हम कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।